गुड मॉर्निंग। तो कल हमने वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया था। आपका जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कब होता है ये? जब जब सेम डायरेक्शन में हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वो ऑन कर दो यार एक बार। और यदि सेम में नहीं है तो आपका एक फॉर्मूला और बनेगा जिसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी और हमने डिस्कस करना शुरू किया था। दो वेक्टर्स हैं यदि ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कोस थीटा, या कहें ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। नहीं, कोस थीटा नहीं। आपके दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक ये है एक ये है। इसके ऊपर बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं। लेट्स से ए इज गिवन एज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, b इक्वल टू आई कैप j कैप माइनस k कैप। ये दो वेक्टर्स है a और b, और आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। a और b के बीच का आपको एंगल निकालना है। करेक्ट, राइट। हाँ जी। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी में से आपका सोल्यूशन निकलेगा। दोनों फॉर्मूले ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा एंड ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, इनका यूज होना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ए है, सिंपल ए, वो ए का मैग्नीट्यूड है। तो जो वेक्टर लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी, किसी को आइडिया है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का? बताएं कैसे करते हैं। का अंडर रूट, ठीक है। जिसको नहीं पता वो देख लें एक बार। क्या? अगर कोई वेक्टर ए है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, और वेक्टर ए इज बेसिकली ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ये ए का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस और ये ए का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। इसको मैं यहां ले आऊं, यहां ड्रॉ कर दिया, तो आप इस ट्रायंगल को बना सकते हैं। ये आपका ए एक्स है, ये ए वाई है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिस हाइपोटेनस विल बिकम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ऐसा हम आपका दो कंपोनेंट्स तब निकालते हैं। यहां पे यदि थ्री कंपोनेंट्स है, आपका आई भी है, जे भी है और के भी है, तब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? आप आपका ए जेड का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अगर ए ऐसा हो, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर यही वेक्टर आपका तीन पार्ट्स में होता, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस
ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे। ए डॉट बी के दो फॉर्मूले हैं, एक बार ए वहां से निकाला यहां पुट करेंगे, बी यहां पुट करेंगे, ए डॉट बी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। फिर ये दोनों टर्म आपकी बराबर होंगी क्योंकि दोनों ए डॉट बी हैं। अगर बराबर होंगी फिर आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। करेंट राइट। हाँ जी, ए का रूट 6 है, उसका रूट 3 है। आगे क्या करना है आप देखें, ए डॉट बी और ए डॉट बी के दो फॉर्मूले हैं, तो इसको और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। ए की निकाल ली है, बी की निकाल ली है, सिर्फ बच गया कौन सा, कोस थीटा, वहां से निकल आएगा। प्राची बेटा इसमें डाउट है क्या इस फॉर्मूले में? ठीक। ये फॉर्मूला यूज करके आपका ए आ जाएगा, ए बिकम्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 6। बी आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा रूट 3। ए और बी आ गए। जब ए डॉट बी करेंगे इस फॉर्मूले से तो ए एक्स इंटू बी एक्स 1 और 2 3 -1 इक्वल टू 2। ये आगा आपका ए डॉट बी इक्वल टू 2। अब ए डॉट बी की वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू पता है, यहां ए की पता है, बी की पता है, पुट कर दें। ए डॉट बी इक्वल टू 2, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, ए डॉट बी इज 2, ए इज रूट 6, दिस इज रूट 3 और cos थीटा। अब आप उसको यहां ले आए, cos थीटा इक्वल टू 2/√6 को आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 2√3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर रूट 2 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। cos थीटा बिकम्स √2/3। जब ऐसा कोई आंसर आ जाए, आपको थीटा निकालना हो, ऐसा कोई आंसर आ जाए, अगर ऐसा आता cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो आप डायरेक्टली बोल देते थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे आपको इस चीज की वैल्यू पता नहीं है कौन से एंगल पे होती है, तो ऐसे में आप सवाल को छोड़ देंगे, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स √2/3। ये बस थीटा को लिखने का एक तरीका है। ठीक है। डन।
पूछना है बेटा कुछ? आगे बढ़े। रविश हो गया? ठीक है भैया। अब देखिए आप, जो वर्क डन का फॉर्मूला था उसको मैं अब दोबारा से बता रहा हूं। पहले लिखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब ये पता लग गया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो नया फॉर्मूला है वर्क डन का, इट इज बेसिकली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आपका पहले इस फॉर्मूले से पहले वाला अपने आप बन जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फोर्स भी ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हुआ, आप बताएं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0। तो आप इसको कैसे करेंगे? इसको कर देंगे वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? हाँ जी, कॉस 0 1। कब तक करोगे याद? cos 0 1। तो आपका सिंपली हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, इससे पहले वाला तो बन ही गया है। अब देखते हैं, एक सवाल करें इसके ऊपर बेस्ड। ये आपका एक 2 kg का बॉक्स है। एक ने आपने फोर्स लगाई यहां पे 10 न्यूटन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इक्वल टू 0.2। ठीक है। ये बॉक्स यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया 2 मीटर। सुनेंगे बहुत ध्यान से। ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया 2 मीटर। फोर्स आपका 10 न्यूटन था। यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। जो आपका फोर्स 10 न्यूटन है, इसके द्वारा किया जाने वाला वर्क निकालना आपको। सवाल लिख लें आप, दो पार्ट लिख लें इसके। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड। कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। हाँ जी, आपका पार्ट एक आया है 20। गलत जवाब है। क्या दोनों के बीच में सेम है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में दोनों? तो आपका एफ इंटू एस नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? एफ डॉट एस। तो आपको एफ, अच्छा ये एंगल नहीं दिया मैंने, लेट से दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये चैप्टर आसान है बिल्कुल। आपका लास्ट वाला भी आसान था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये भी आसान है। हाँ 10 इसका आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 10। फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, वर्क डन इज एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। एफ इज बेसिकली 10, डिस्प्लेसमेंट इज 2, एंड cos 60 डिग्री इज हाफ 10 जूल। आप ये समझ लें, वर्क डन की जो यूनिट होती है, यूनिट आपकी जूल है। सेकंड पार्ट में आप निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया जाने वाला वर्क। यहां पे आपका पिछले चैप्टर का भी नॉलेज काम आएगा कि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। इसका इसका
कैसे? फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 60 इज हाफ, आंसर इज 10 जूल। 42 40 सेकंड का आंसर बता रहे हैं 40 जूल, क्रॉस चेक करें। देखते हैं अभी, उन्होंने 40 बताया, आपका कितना है? 8 आया है, 4 आया है, 4 आया है, आपका 4 आया है, चेक करते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे, आप बताएं फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, ठीक है। अब ये बताएं फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा या उससे कम? मैक्सिमम क्यों? वो रेस्ट पे जब भी कोई आपकी बॉडी मोशन में आ चुकी है, इसका मतलब फ्रिक्शन के बस के बाहर की बात है, और फ्रिक्शन के बस के बाहर की बात है तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाता है, तो यहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन, एफ मैक्स इज म्यू एन। यहां पे म्यू कितना है? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगी mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो आप राइट डाउन m इंटू जी, मास 2 है, g 10 है। दिस इज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और वही लग रहा है आपका ये 4 न्यूटन, तो क्या आया? एफ मैक्स। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस साइड है? इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ है। ये जो फोर्स है ये 4 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। आप बताएं डिस्प्लेसमेंट और जो आपका फोर्स का वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 नहीं है बेटा, 180 है ना। अगर ऐसे होता तो 0 होता, ऐसे है तो 180 है ना। अगर आपका ये एंगल 180 है तो आप सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक ही केस में लगेगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। यहां पे सेम डायरेक्शन में नहीं है तो आप एफ डॉट एस वाला लगाएंगे। वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू 4, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2, और यहां पे कोस कितना है? कोस 180 डिग्री। आप बताएं कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आप बताएंगे बेटा कोस 180 की वैल्यू? -1। ये बताएं किस किस को नहीं पता? साइन कोसाइन के ग्राफ किए थे हमने, तो फिर उड़ा दिए, वो बारिश में भगा दिए। और कोस 180 की वैल्यू आप अभी तो याद रख लें, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। कोस 180 इज -1। बाकी आप सारी वैल्यूज कैसे निकालते हैं उसका एक बार अपने लेवल पे दोबारा रिवीजन कर लें, और नहीं है तो पूछ लें मुझसे। 4 इंटू 8 इंटू -1 दैट इज -8 जूल। -8 जूल। जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा, ध्यान रखना। जब आप सेम लगाओगे डायरेक्शन में तो आपका पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, और रैंडम डायरेक्शन में आपका कोस थीटा जो भी आएगा। ठीक, तो ये आपका हुआ बेसिक पार्ट एफ डॉट एस करके। अब ये बता दें जो आपका फॉर्मूला बना, आपका वर्क डन 0 किस किस केस में हो सकता है? फोर्स 0 हो जाए, है ना, तो आपका वर्क डन 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वर्क डन 0। इसका मतलब अगर मैं इस दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और ये डिस्प्लेस नहीं हो रही तो मेरा वर्क डन 0 है ना। भले ही हम कहें कि मैं फोर्स लगा रहा हूं पर उसका वर्क डन नहीं है, फिजिक्स की भाषा में तो नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन कैन बी 0 इफ एफ इज 0, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, या फिर आपका थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो।
थीटा 90 का मतलब है फोर्स आपका एक डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके 90 डिग्री हो रही है, तो उस केस में आपका वर्क डन 0 होता है। इसका एग्जाम्पल आता है, अगर आप एक सूटकेस को पकड़ के आगे चल रहे हैं तो सूटकेस पे आपने फोर्स कैसे लगाया, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो नेट वर्क डन इन कैरिंग अ सूटकेस इज 0। लिख लें आप ये बात, वर्क डन 0 किस किस केस में हो सकता है, F0 हो, S0 हो, या फिर थीटा 90 डिग्री हो आपका। हाँ जी, ये हो गया इस साइड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स है जो फोर्स आपका समय के साथ या डिस्टेंस के साथ बदले। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं इस स्टूल को सेम फोर्स लगा के, अगर सेम फोर्स लगा के आगे मूव कर रहा हूं, तो मैं सीधा क्या करूंगा, वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने पूरे रास्ते यदि सेम फोर्स नहीं लगाया तो मैं सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। जितने डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने वो फोर्स लगाया है, फोर्स इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट करके आपको टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो हमें टुकड़ों में तोड़ के आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक बात। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। लेट्स से फोर्स इज इक्वल्स टू 2x+3। 2x+3, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, अगर किसी ब्लॉक को आप फोर्स लगा के आगे मूव कर रहे हैं, तो जो आपका फोर्स है x इक्वल टू 0 पे, देखिए आप x इक्वल टू 0 पे फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन। जब आप आगे बढ़ जाते हैं और x इक्वल टू 1 पे आ जाते हैं, x इक्वल टू 1 पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 न्यूटन। तो अब जैसे आप आगे जा रहे हैं, आपका फोर्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। किसी भी मोमेंट पे आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लगातार बढ़ रहा है, तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स कौन सा यूज करेंगे पता ही नहीं है ना। तो सवाल ये है कि क्वेश्चन है आपका, फोर्स ये है, फाइंड आउट वर्क डन व्हेन ब्लॉक इज displaced from x equal to 1 to x equal to 3 मीटर। x equal to 1 से x equal to 3 तक आपका डिस्प्लेस हुआ है ब्लॉक, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सवाल है। अब पहले तो ये बताएं मुझे, इंटीग्रेशन में कौन कौन कंफर्टेबल है? हाँ भाई, निधि कंफर्टेबल नहीं है इंटीग्रेशन में? आप नहीं है, आप भी नहीं है, आप कम आता है, ठीक है। तो यहां पे इस सवाल को आगे हल करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक बार देखते हैं क्या होता है बेसिकली। अगर इस फोर्स को मैं यहां पे एक ग्राफ बना लूं, एफ और एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, आप बताएं एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? अगर ये आपको गिवन है एफ इक्वल टू 2x+3, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे पता लगा? आर यू गेटिंग इट? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं पता आपको, ये बात देख लें आप, फिर ये भी देख लें। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। कहने का मतलब जो आपका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर एक हो, मैक्सिमम पावर एक हो तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन का होता है। अगर वही आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि पैराबोला कहें या आप कर्व्ड कह लें, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेसिकली। ये दो बातें याद रख लें अभी तो आप, कि जब भी आपका वेरिएबल की पावर 1 होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी तो पैराबोला होगा, कर्व्ड होगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका, और वैसे भी अगर आपको ये और समझना है तो आप क्या करें, यहां पे x और f की टेबल बना लें। x इक्वल टू 0 पे f कितना है 3, 1 पे 5, 2 पे 7, 3 पे 9। इन पॉइंट्स को लेके आप यहां पे ग्राफ बनाएं और देखें स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या, चेक करें सब। सवाल लिख लेंगे साथ के साथ और ये प्लॉट बनाएंगे फिर। इस बार तो बारिश खूब हो रही है। नदी सोच रही है कि सुबह क्यों नहीं होती है ना। चलो बात बात करते हैं बारिश से। आपके टाइम पे तो इन्वर्टर आ गए हैं तो लाइट जाती नहीं है। हमारे मतलब कि हम छोटे थे तो इन्वर्टर तब तक इतने फेमस नहीं थे, मतलब मार्केट में आए नहीं थे, तो लाइट जाने का वेट करते थे कि लाइट चले जाए, पढ़ना ना पड़े। रवि जी ठीक है, आप बना लिया ग्राफ, दिखाएं। ठीक है, गुड। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, तो स्ट्रेट लाइन आ गया। ये ग्राफ साफ साफ बता रहा है कि x बदलने पे आपका फोर्स बदल रहा है। और सवाल में क्या पूछा है, जब आपने डिस्प्लेसमेंट होना है ब्लॉक का x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक, तब वर्क डन कितना होगा। तो आपका x वहीं x इक्वल टू 1 कहां, यहां पे है 2 और 3। वन और 3 के बीच का मतलब जब आपका पार्टिकल x इक्वल टू 1 से 3 तक जा चुका, तब फोर्स 5 से 9 हो चुका होगा। यहां पे 5 है, यहां पे 9 न्यूटन है। ग्राफ क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब हमारी समस्या ये थी कि किसी भी टाइम इंटरवल में आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लगातार बढ़ रहा है, पर हमें जो फॉर्मूला पता है वो एक उस इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपने इस जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत इस 1 से आगे एक छोटे से टुकड़े में बात करें तो वहां पे आपका फोर्स जो है वो बहुत नहीं बदलेगा, 5 के आसपास ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं यहां पे। मैं कह रहा हूं कि जो पहला आपने टुकड़ा तोड़ा उसको अगर मैं मैग्नीफाई करके बनाऊं तो लेट से वो टुकड़ा ये था और उसकी वैल्यू मैंने ले ली इस छोटे से टुकड़े की dx1। मैं कह रहा हूं कि ये इंटरवल जब बहुत छोटा होगा तो उस इंटरवल में फोर्स बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, है ना। लेट से वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस इंटरवल इज f। मान लो कि ये
F1 है बेसिकली ना, F वैल्यू हो गई आपकी F1। अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालना है और मान लिया कि इस अंतराल के दौरान आपका फोर्स बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, तो क्या मैं फोर्स इंटू dx1 कर दूं? वर्क डन इन दिस स्मॉल इंटरवल dw1 इक्वल टू F1 dx1। अगले इंटरवल में मैं यहां पे एक छोटा सा डिस्टेंस लिया जिसका नाम लिखा dx2, वहां पे आपका फोर्स बन गया लेट से F2। तो dw2 वर्क डन इन सेकेंड इंटरवल इज बेसिकली F2 dx2। सेकेंड इंटरवल में भी आपका फोर्स बहुत ज्यादा नहीं बदला, मैंने कांस्टेंट मान लिया। थर्ड इंटरवल में भी आपका फोर्स बहुत नहीं बदला, बट हाँ इससे बदला, आपने F3 ले लिया। तो वर्क डन इन थर्ड इंटरवल इज F3 dx3। तो कुल मिला के जो आपका ये मोशन था, मैंने इसको बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ा और ऐसे अलग अलग पार्ट का वर्क डन निकाल के सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताएं आप, जो मैंने ये टर्म लिखा है, क्या ये इस स्ट्रिप का एरिया भी सी इसके बराबर रहेगा? जो मैंने ये टर्म लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आप देखें ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये लेंथ कितनी है F1, ये कितनी है dx1, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो कहने का मतलब जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े तोड़े हैं, उन रेक्टेंगल्स का एरिया इज रिप्रेजेंटिंग वर्क डन, है ना। तो मैं से सारे स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ दूं तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया आ गया, एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू टोटल वर्क डन। बताएं हाँ के ना? रिपीट कर रहा हूं दोबारा से ना। देखो, हमारी समस्या ये थी कि यहां पे फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं था, जैसे जैसे पार्टिकल या बॉक्स आगे बढ़ रहा है आपका फोर्स बदल रहा है, लेकिन हमें वर्क डन का फॉर्मूला जो पता है उसमें वर्क आपका फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि जो फोर्स बदल रहा है उसका ग्राफ बना लिया पहले, फिर क्या किया उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। छोटे टुकड़े करने पे एक बहुत छोटे इंटरवल में आपका फोर्स बहुत नहीं बदलेगा, तो उस फोर्स के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया, वर्क डन निकाल लिया। फिर देखा कि इस ग्राफ में वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस स्ट्रिप के एरिया के बराबर है। ऐसे ही आपने अगली स्ट्रिप पे वर्क डन निकाला, वो इसके बराबर है, फिर इसके बराबर है, सबका एरिया ऐड कर लिया, तो सारे वर्क डन जुड़ के आपको टोटल वर्क डन दे देंगे। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं क्या, एरिया अंडर fx कर्व gives us वर्क डन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इन केस ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक बार नोट डाउन कर लें और फिर डाउट हो पूछेंगे। हाँ, हाँ मैंने निकाला नहीं, वो देखना पड़ेगा, मैंने ऐसे ही रेंडमली दिया है। आप भी निकालें एरिया अंडर कर्व।
हाँ जी, डन। आप बताएं अब एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल और रेक्टेंगल से निकाल के बताएं कितना आएगा। हाँ जी, 14, 40, सब लोग निकालेंगे। इसका एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे? इस को ट्रायंगल मान लें। ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? 9 माइनस 5 4, और ये कितनी है? 2। फिर इसका निकाल लेंगे रेक्टेंगल का। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताएं कितना आया। ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का ऐड करेंगे। ट्रायंगल का एरिया देखें आप, ये वाला गैप कितना है? 9 माइनस 5 4, तो हाफ। और बेस कितना है? बेस है 3 माइनस 1 2, 2 बेस है। हाइट आपकी कितनी बताई? 4। और जब इस रेक्टेंगल का निकालेंगे तो ये 2 है और ये 5 है। 4 प्लस 10 14 जूल आपका आंसर आ गया, 14 जूल। ठीक है, तो ये हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला है कि जब भी आपका वेरिएबल फोर्स आएगा तो एक तरीका तो क्या है, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व गिव यू वर्क डन। अब इसी का एक सवाल और करें। अगर सवाल होता F इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर आपका फोर्स जो है वो x के साथ ऐसे बदल रहा होता और आपको निकालना होता वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू 4 मीटर। आपका फोर्स x के साथ ऐसे बदल रहा है और आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन जब आपका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 2 मीटर से 4 मीटर हुआ है। देखते हैं देखते हैं। ग्राफ बना लिया इसका, ग्राफ बनाएंगे बस। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? x की पावर 2 है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व्ड आएगा। कैसे शेप आएगी फटाफट बनाए। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, वहां पे f निकालेंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देख लें भाई एक बार, आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा इस बार। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा, है ना। कर्व्ड बनेगा और आपको निकालना है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक। ठीक है, जब आपका स्ट्रेट लाइन था तब उसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल मान के निकालना आसान था एरिया। अब एरिया आपको बेसिक मैथमेटिक्स से निकालना मुश्किल है। ठीक है ना, तो यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जहां पे आपका एरिया अंडर कर्व निकालना नॉर्मल मैथमेटिक्स से संभव नहीं है, वहां पे आप इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो आप इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब समझ लें,
एक मतलब है इंटीग्रेशन का क्या, आपके जो यूज में आएगा, एरिया अंडर कर्व। आप किसी कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन, है ना। जहां भी जैसे आपने पहले जो यूज किया है एक्स, अगर वी एक्स वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ आपको ध्यान है, वीटी ग्राफ में एरिया अंडर कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे आपको v को टाइम के हिसाब से इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जहां पे आपका एरिया अंडर कर्व बताए फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लें। देखते हैं भैया, यहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सॉरी एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखने का तरीका है, बस आप वर्ड्स में लिख लें बेशक, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन का आपका साइन होता है, ये सांप सा बनता है ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट्स x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2। ये लिमिट्स आपकी ये जो आपका साइन इंटीग्रेशन का, इसके नीचे यहां लिखी होती है और यहां लिखी होती है। आप वैल्यू पुट करें f की वैल्यू क्या है, यहां पे आपके केस में f की वैल्यू x स्क्वायर है, x स्क्वायर dx। और लिमिट्स कहां से कहां तक हैं, 2 से 4, तो आप यहां पे 2 से 4 पुट करेंगे। इस कर्व का जो आपका एरिया है, ये एरिया इसके बराबर है, ठीक है। देखिए आगे कैसे सोल्व करते हैं। जब भी आपका इंटीग्रेशन आएगा, फॉर एग्जांपल x की पावर, वेरिएबल की पावर अगर n है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी पावर क्या होती है, एक बढ़ जाती है, और जो पावर बढ़ के आई वही नीचे भी डिवाइड होती है। ये फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का याद रखना है। यहां पे आपके x की पावर कितनी है, 2, तो एक पावर बढ़ जाएगी, नीचे भी कितना आ जाएगा, 3। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसके बाद जो आपकी लिमिट्स हैं उसको आप कैसे पुट करते हैं, दो ऐसे लाइन लगाते हैं, एक जगह 2 एक जगह 4, लोअर लिमिट अपर लिमिट। उसके बाद x जो आपका इंटीग्रेशन बन करके बना, वहां पे ये वैल्यू पुट करते हैं x की जगह, तो ये आपका हो गया 4 का क्यूब अपॉन 3, माइनस साइन लगाते हैं, फिर आप नीचे वाली वैल्यू को x में पुट करते हैं, 2 का क्यूब बाय 3। ये आपका आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, माइनस 8 बटा 3, ये हो गया आपका 56 बाय 3 जूल। इस केस में आपका वर्क डन निकल के आया 56 बाय 3। एक और करेंगे, अगर फोर्स आपका गिवन है F इक्वल टू एक्स क्यूब, मान लें आपको एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मान लें, एक्स क्यूब भी मान लें, आपको निकालना है वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। निकालें। अगर फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसे गिवन है, हाँ जी आ गया, रवि से करके दिखा।
सेम तरीका लगाएंगे इसमें, सही ऊपर है। आपकी अगली क्लास के लिए बारिश रुक गई है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हुआ है? बताऊं कैसे होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट कहां से कहां, 0 से 1। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स क्यूब डी एक्स 0 to 1, इंटीग्रेट करके आपका एक्स की पावर 4/4 आएगा। लिमिट्स पुट करेंगे, 0 to 1, 1 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4, ये आपका आ जाएगा 1/4 जूल। टाइम हो गया? ठीक है, थैंक यू, इतना ही करते हैं आज।